ये देखो दिया, पुलिस ने कैच अप कर लिया इनको। ये तो मेरी लाइट भी तोड़ देती। गुड मॉर्निंग, दिस इज जिशान, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं अपनी यामाहा R15 के बारे में कि मेरे को इसको 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट ऑन करते हुए। तो मेरे को इसके अंदर क्या क्या एक्सपीरियंस लगा, क्या क्या इसके प्लस पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट हैं। और अगर कोई बंदा 150 सीसी की बाइक ख़रीदना चाहता है तो उसको क्या ये वाली बाइक लेनी चाहिए, KTM और उनकी टक्कर की है या नहीं है, तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। चल रहे हैं रोड पे, घर की तरफ जा रहे हैं वापस। तो शुरुआत तो यहीं से करना चाहेंगे कि बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस तो अच्छी है। 2 साल से मैं खुद ऑन कर रहा हूँ इसको, तो 2 साल में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। सर्विस टाइम पे करवाओ, सबसे मेन रीज़न यही होता है। अगर आप लंबे रूट पर जाते हैं तो आपको ज़रूर बाइक में प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत। और आप अगर नई जब लेंगे और आपने उससे पहले कभी ये वाली ना चलाई हो, दूसरी स्ट्रेट वाली चलाई हो जैसे आपकी होती है नॉर्मल बाइक्स, तो इसमें चलाने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम महसूस होगी कि जैसे हाथ में दर्द हो रहा है, कलाइयों पे, यहाँ पर इधर कलाइयों में, और आपका पीठ में दर्द होगा बहुत ज़्यादा, बैक में पेन होगा, नीचे लोअर बैक में भी पेन होता है कई बार। छोटे मोटे रूट पे ही होगा पहले तो स्टार्टिंग में ही, लेकिन जब आपको थोड़ी बहुत आदत हो जाएगी तो फिर दर्द होना बंद हो जाएगा। बस मेन जो इसकी यही एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा झुक के चलानी पड़ती है और लंबे रूट पर थोड़ा दिक्कत ज़्यादा करती है, क्योंकि गड्ढे वड्ढे जब आते हैं, जब रोड थोड़ा ख़राब आ जाता है तो कलाइयों पे ऐसे तो बहुत ज़ोर पड़ता है। तो जितना अगर आप सिटी वाइज लेना चाहते हैं, आपका टूरिंग ज़्यादा नहीं है, कम ही है, तो आप इसको ईज़िली ऑन कर सकते हैं। एवरेज की बात करें तो एवरेज भी अच्छी है, 40 की एवरेज है, ऑलमोस्ट 40 तक तो निकालती है, चाहे हाईवे हो चाहे आपका नॉर्मल रोड हो। तो ज़्यादा माइनस पॉइंट तो नहीं है, बट एक यही माइनस पॉइंट है, थोड़ा झुक के चलानी पड़ती है। अब स्पोर्टी लुक है तो स्पोर्टी लुक के लिए तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ओवरऑल देखने में जो लोग ऑन करते हैं यामाहा R15 उनको तो पता ही है कि किस तरीके की बाइक है ये और इसकी परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस इसकी ये है कि 0 से 100 तक ले जाने में ऑलमोस्ट इसको 9 सेकंड या 10 सेकंड्स लगते होंगे। और फर्स्ट गियर इसका 48 पे चेंज होता है, सेकंड गियर 72 पे, थर्ड गियर 98 पे, फोर्थ गियर 116, फिफ्थ गियर इसका 132 133 पे चला जाता है मेरा तो। बाकी मैंने और लोगों की वीडियो देखी है, उसमें तो लोगों के ऑलमोस्ट मैंने देखे हैं जो वो करीब 140 तक चले जाते हैं और 6th गियर तो डालने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब मैं हाईवे पे चढ़ूंगा तो इसकी ऑलमोस्ट मैं सारे गियर भी चेंज कर दूँ, तब भी 6ठा गियर नहीं डाल पाऊँ। डालने में तो 6ठा 100 पे भी डाल दो, बट जो इसकी कैपेसिटी है 132 तक 5th गियर, तो 5th गियर ही इसका ख़त्म नहीं हो पाता है कि आपको गियर चेंज करना ही नहीं पड़ेगा। 6th गियर मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में जब से मैं 2 साल से इसको ऑन कर रहा हूँ बहुत कम रेयर ही डाला होगा, हाईवेज़ पे ही डाला होगा, उससे ज़्यादा नहीं डाला। काफ़ी लंबी ट्रिपें मैंने इससे मार रखी हैं, दिल्ली टू चोपटा, दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू शाहजहाँपुर, और तुम्हारा अभी हाल ही में जो थी दिल्ली टू रामपुर, और दिल्ली टू मसूरी, और मतलब ऑलमोस्ट मैंने लंबे रूट का भी एक्सपीरियंस लिया है इस बाइक के ऊपर। तो इतना पेन नहीं होता है, कंफर्टेबल है काफ़ी, गड्ढे बुड्ढों में सही है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा झटके देती है, अच्छी चलती है बहुत ज़्यादा, और बाइकों की तरह नहीं है। अब हम आ चुके हैं हाईवे पर, दिल्ली फरीदाबाद हाईवे। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, आंदोलन टाइप। कल मैं आया था तो रोड खाली था। अभी हाईवे पे चढ़ के मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा कि किस तरीके से परफॉर्म करती है। 2 साल के बाद भी, 2 साल चलाने के बाद भी इसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी तो नहीं आई कि कहीं बहुत सारी गाड़ियाँ 2 साल चलाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत करने लग जाती हैं, बट मुझे नहीं लगता कि यामाहा में ऐसी प्रॉब्लम आती है। नॉन ABS है मेरी, ABS वालों की जो बाइकें होती हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं ब्रेकिंग के मामले में, क्योंकि अब तो ABS ही आ रही है, नॉन ABS आ ही नहीं रही है।
और इसकी सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आती आपकी, ऑलमोस्ट अगर आप नोटिस करें तो इसकी सर्विस कॉस्ट जो आती है वो 1000 to 1500 के बीच में ही आती है। और मैंने आज तक जो इसको करवाया है 2 बार मेरे डिस्क ब्रेक बैक के चेंज हो गए, 1 बार फ्रंट के चेंज हो चुके हैं 2 साल में। और चैन साइड भी ऑलमोस्ट मेरा ऐसा ही हो चुका है कि ज़्यादा बढ़िया ना कहूँ, बट अब आवाज़ आने लग गई है 2 साल में। 13,500 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा फील होने लग गया है कि हाँ चैन साइड में प्रॉब्लम है, बट चलता है। 2 साल में 13,500 किलोमीटर तक तो आप चला ही चुके हो। 13,500 किलोमीटर चलाने के बाद अगर आपको देना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ओवरऑल कहा जाए तो बहुत अच्छी बाइक है। 150 सीसी के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 150 सीसी की बाइकों में आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइक को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टॉप एंड देख सकते हैं 120-130 तक का। फिर ये आपको टॉप एंड देती है आपका 140 प्लस देती है और 150 सीसी बाइक के मुकाबले में। और टॉप एंड की बात करें तो 200 सीसी को भी इजीली टक्कर देती है टॉप एंड में। पिकअप्स के मामले में और बाइक 200 सीसी बेशक आगे निकल सकती हैं, बट टॉप एंड की बात करें तो बराबर में ही जाएंगी सारी। थोड़ा सा ही फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। आज रश थोड़ा ज़्यादा हो रहा है रोड के ऊपर, मे भी हो सकता है बॉर्डर की वजह से। 12 बज चुके हैं, ऑफिस आवर तो नहीं है। पहले जब हम इस रोड पे आते थे, करीब मैं आज से 5 साल पहले की बात करूँ, 2015 में जब मैं आगरा गया था, आगरा टूर पे गया था अपने 1-2 दिन के, तो उसमें पहले बाइक्स को यहाँ पे नहीं चलने देते थे। मतलब उससे पहले जो फ्लाईओवर है आपका सामने की तरफ, उससे पहले अगर आप बाइक फ्लाईओवर पर चढ़ाना चाहते थे तो लोग खड़े होते थे, मतलब इन्हीं के, वो आपको साइड से भेजते थे, नीचे वाली साइड से, क्योंकि वो आपको मेन रोड पे नहीं आने देते थे बाइक्स वालों को। किसी और के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ हो तो बताना कमेंट्स में। मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरी गाड़ी को उन्होंने कहा कि नहीं आप नीचे से ले जाइए, आप ऊपर से नहीं ले जा सकते। और बाइक है इस वजह से ऊपर सिर्फ कार वाले जाएंगे, बट अब जो जैसा हो गया है तो अब तो हम लोग जा सकते हैं ऊपर से ही, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेन हाईवे पे भी हम चला सकते हैं। एक बाइक की लेन इनको अलग ही बनानी चाहिए वैसे तो। लिखा हुआ है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर निषेध, लेकिन कोई यहाँ नहीं रोक। लो डप्पा हो गया, देखो एक बंदा और पुलिस ने कैचअप कर लिया इनको। UP 81 BY 7299। पता नहीं क्यों डप्पा कर लिया, डप्पा बहुत करते हैं। मेरे को लग रहा है उस बंदे को इस वजह से रोका था कि उसकी नंबर प्लेट जो थी वो IND वाली नहीं थी, उसकी नंबर प्लेट सिंपल वाली थी। तो भाई जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं, जो दिल्ली के अंदर आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनकी नंबर प्लेट जो होनी चाहिए वो IND वाली होनी चाहिए। इस पर IND जो नई अपनी प्लेट आई है हाई सिक्योरिटी वाली, वो वाली होनी चाहिए नंबर प्लेट। अगर आप नॉर्मल नंबर प्लेट लेके आएंगे तो बाई चांस की बात है आपको ना पकड़ें, बट ऑलमोस्ट लोगों को पकड़ लेते हैं, चालान भी हो जाता है फिर उसके लिए। तो इससे बढ़िया पहले उस नंबर प्लेट को अपने यहाँ अप्लाई करके लगवा लें दिल्ली में आने से पहले।
क्योंकि दिल्ली में आएंगे तो फिर चालान कट ही जाना है। हर जगह पे खड़े हुए हैं, आप कहाँ की बात करोगे। पूरे रोड पर पुलिस ही पुलिस है, हर रोड पर। ये देखो यहाँ भी खड़े हुए हैं, ये देखो, ये हाथ दे दिया इन्होंने, ये देखो दिया हाथ। ये अब जो मेरे आगे गाड़ी चल रही थी उसको हाथ दे दिया इन्होंने। और सेम रीज़न होगा कि नंबर प्लेट जो है उनकी वो वाली नहीं होगी, रोकेंगे, चालान काटेंगे, फिर जाने देंगे आगे। तो उससे बेटर है कि अपने काम करवा लो। दिल्ली में अगर रहते हो तो दिल्ली वाले भी, बाहर अगर रहते हो तो बाहर से भी फैंसी नंबर प्लेट ना लगाओ, अपनी जो नॉर्मल नंबर प्लेट होती हैं वो लगाओ, जो सरकार देती है। क्योंकि आप सरकार से बहस नहीं कर सकते, चालान आपका होगा ही होगा। अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखो हमेशा। अगर रोकते भी हैं, पहली बात, अगर आपकी गाड़ी प्रॉपर तरीके से है एज़ पर गवर्नमेंट रूल, तो आपको वो रोकेंगे ही बहुत कम। अगर रोक भी लेते हैं, अरे भाई मेरी लग रहा नंबर प्लेट खुल गई। और ये हो गया हमारे साथ फिर दोबारा अगेन। वो नट इसके खुल जा रहे हैं सारे के सारे, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। ये नंबर प्लेट तो निकालनी पड़ेगी अब हमें, ये तो किसी काम की नहीं बची है। ये जो फैंसी है, जो आप CNC वाली लगाते हैं, ये देख लो क्या इनके हाल होते हैं। मैंने भी लगाई थी बड़ा मज़े ले करके, लेकिन बट इसके अंदर एक मिस्टेक हो गई, उसके बाद से ही ये इसका काम ख़राब हो गया है। बच गया वो तो मैंने देख लिया मिरर में, अपने रियर व्यू मिरर में, कि ये लटक रही है। मेरे को बिल्कुल आराम से ले जानी पड़ेगी घर तक, क्योंकि जब ये निकल जाएगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी, घर तक भी नहीं जाने देगी। मैं ही करूँगा कि ये सब चीज़ें मत लगवाओ अपनी बाइक में यार, बेकार के फालतू की झंझट हैं साले, परेशान करके रख दिया मेरे को खुद इस चीज़ ने। तो अब वहाँ से निकल गई, आप देखो बिल्कुल अंदर से नट लूज़ होए जा रहे हैं। क्या करा जाए इसका, ऐसे ले जानी पड़ेगी इसको तो घर तक आराम से। फिर देखते हैं इसका क्या होता है। अभी घर पहुंच के देखेंगे, या तो फिर इसके ऊपर डबल वाली टेप लगा के सेट करा जाए, या तो फिर इसको खुलवा ही देंगे। अब बेकार हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इस हफ्ते में 2 बार ये नंबर प्लेट खुल चुकी है। नंबर प्लेट क्या खुली है, ये जो डमरू पीछे लगा हुआ है ये फिट नहीं हो रहा है सही से। अरे एक तो पता है क्या है, निकल ही गई। ये देखो हो गया ना इसका काम। ये तो मेरी लाइट भी तोड़ देती, बच गई भाई। अब मुझे इसको खोल के ले जाना पड़ेगा, यहाँ से लेके वहाँ तक। इसका काम कर देगी वरना ये ख़राब। अब मुझे इसको खोलना पड़ेगा। बेसिकली इसके तार मुझे अलग करने पड़ेंगे। प्रॉब्लम है भाई ये सब चीज़ें लगाने की बहुत ज़्यादा। मुझे पता था कि अब दिक्कत करेगी ही, तो अब हम इसको खोल ही लेंगे साला। भाई ऐसी ये फैंसी लगाने से पहले एक बार मेरी हालत देख लेना, उसके बाद आपका शायद ध्यान या दिल दोनों ही बदल जाए कि ये चीज़ें नहीं लगवानी चाहिए। ये तो अभी स्लो थी तो मुझे पता लग गई, अगर तेज़ होती तो कुछ भी हो सकता था। रास्ता है, अंदर भी घस सकती थी, फंस सकती थी, टूट सकती थी, कुछ भी हो सकता था। ये लो भाई, अलग हो गई मेरी प्लेट। अब मैं इसको घर लेके जाऊंगा, आराम से खोल के करूंगा इसको। अगर ठीक होएगी तो ठीक कर लेंगे, नहीं होती है तो नहीं करेंगे। ये बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जो होएगी वो तो होएगी। कितनी स्क्रैच आ गई है बाइक पे मेरी, मैं प्लेट ही लग गई।
ये देखो भाजी हैं। और बाजी, अबे कहाँ घूम रहे हो तुम? मैं तो घर जा रहा हूँ। नंबर प्लेट निकल गई यार। नंबर एक में डाल रहा था मैंने, साली वो उसमें लड़ रही है, बार बार दिक्कत कर रही थी। चलो चलो। बेसिकली क्या हुआ हमारी R15 के साथ, जिसके पीछे की नंबर प्लेट थी वो पूरी की पूरी खुल गई। मैं जैसा जानता था कि वो खुलेगी। फैंसी प्लेट थी, फैंसी क्या थी उसकी, पहले ठीक थी, वो सही चलती थी। इसी पे मैंने जयपुर का टूर भी पूरा करा था। बट अभी लास्ट कुछ दिनों से इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ गई थी, हिलने लग गई थी। हिलना क्या है, खड़ी होती है, कई बार लग जाता है हाथ पैर, इससे लूज़ हो जाती है, पूरे प्रॉपर टाइट हो ही नहीं पा रही, क्योंकि रिपीट हैं लगे हुए अंदर, पूरे नट बोल्ट नहीं है जो पूरे टाइट कर लें जिससे निकले ना। इसी वजह से इसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम थी। मुझे लग ही रहा था कि निकल जाएगी जाते जाते, और वो आते आते उसका काम हो भी गया बीच रास्ते में ही। ये तो अच्छा कहो कि मैं दिल्ली में था, तो अभी घर पहुँचने का पीछे की नंबर प्लेट आगे की नहीं है, तो मुझे ज़्यादा कैच नहीं करेगा कोई भी। सामने कैमरे लगे हुए हैं, तो अपनी स्पीड को थोड़ा कंट्रोल में ले आते हैं ये भी। बट ठीक है, अगर कहीं चालान कट जाए अपना, वैसे तो पता नहीं बाइक के लिए कार के लिए, बट तेज़ तो वैसे भी नहीं चलानी चाहिए गाड़ी, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, नॉर्मल स्पीड में चलानी चाहिए। वो कैमरे रखे हुए हैं, कभी कभी अपनी स्पीड भी अच्छी हो जाती है। भाई बाइक को जितना ओरिजिनल रहने दो मेरे नज़र में उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। अब तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जितना भी मॉडिफिकेशन करवा लो, ये जो टेढ़े मेढ़े हमारे होते हैं ये कहीं ना कहीं जाकर के परेशान करते ही हैं थोड़े दिनों बाद। इससे बढ़िया जो ओरिजिनल है बाइक, उसको ओरिजिनल ही रहने दो, वही बेटर है। फ्लेक्सिबल एकदम मज़ेदार शो वो होते हैं, क्या कहते हैं अपने, इंडिकेटर हिलते रहते हैं, डिंग डिंग डिंग, टूटते भी नहीं जल्दी। ये इंडिकेटर लगवा लिए, टूटते भी रहते हैं, मुड़ते भी रहते हैं। फिर ऐसी दिक्कतें भी आती हैं कि नंबर प्लेट ही निकल जाए। नंबर प्लेट का तो लगा के तो बस थोड़ा सा परेशान सा हो गया हूँ मैं, इतना तो पहले भी नहीं हुआ मैं कभी। तो भाई अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर, थोड़ी सी दूर पे ही है बस हमारा घर। तो फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। जब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को आगे की वीडियोस के लिए। थैंक यू।